नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट्स। दोस्तों, जैसा इस चैनल में हमने आपसे शेयर किया था कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर रिटायर्ड यूनियन ने CLC से मीटिंग की थी और प्रीमियम को लेकर डिस्कशन जारी था। तो आज इसी से रिलेटेड एक बिग अपडेट है। ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन ने अपने सर्कुलर के द्वारा 6 फरवरी 2022 को CLC मीटिंग में हुए कंप्लीट डिस्कशन की जानकारी पब्लिकली अपने मेंबर को दी है। तो आइए इस लेटर को देखते हैं। ये लेटर लिखा गया है 8 फरवरी 2023 को और एड्रेस है द ऑफिस बियरर्स, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, स्टेट कमेटी चीफ्स को। और आगे यहाँ पे इन्होंने लिखा है प्रोसीडिंग्स ऑफ CLC मीटिंग हेल्ड ऑन 6 फरवरी 2023 ऑन ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। पहले पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार AIBRF और CLC के बीच मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर 4 मीटिंग हो चुकी थी और 6 फरवरी 2023 को ये 5th मीटिंग संपन्न हुई। इन मीटिंग में AIBRF द्वारा CLC को अवगत कराया गया कि किस प्रकार IBA 25 मई 2015 को हुए सेटलमेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट कर रहा है। और यहाँ पे इस मैटर को लेकर AIBRF द्वारा जितने भी सर्कुलर इशूड किए गए हैं उनके बारे में बताया है। आगे उन्होंने लिखा है प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग्स कन्वेड बाय CLC ऑन 6 फरवरी 2023। इस बार की मीटिंग में IBA और DFS के रिप्रेजेंटेटिव ने भी पार्टिसिपेट किया और दूसरी तरफ AIBRF की तरफ से 4 ऑफिसर्स हेडेड बाय जनरल सेक्रेटरी ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। इस मीटिंग में AIBRF को पहले अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया और उसी के चलते जनरल सेक्रेटरी ने अपने इश्यूज मीटिंग में रखे। पहले पॉइंट में AIBRF ने अपने बारे में बताया कि AIBRF is apex level organization of bank retirees and is registered under Trade Union Act 1926. Its present membership is more than 2.6 lakh through 41 affiliates. Its main object is to raise retiree issues before authorities for resolution independently as well as in coordination with serving unions. It believes in maintaining cordial relationship with the management, serving unions and all concerned. दूसरे पॉइंट में यहाँ इन्होंने लिखा है रिटायर्ड एम्प्लॉयज के सामने सामान्य जीवन जीने के लिए हेल्थ मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है और यही कारण है AIBRF पिछले कई वर्षों से बैंक रिटायरीज के लिए ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने के वास्ते विभिन्न मंचों पर इस मुद्दे को उठाता रहा है। और इसी प्रयास के चलते 25 मई 2015 को हुए बाइपार्टेट सेटलमेंट के शेड्यूल 4 के तहत रिटायरीज के लिए मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम ऐड की गई। यह स्कीम इस कंडीशन पर ऐड की गई थी कि इंश्योरेंस का प्रीमियम रिटायरीज द्वारा बॉन्ड किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ इन्होंने लिखा है कि ये बात प्रिसाइडिंग ऑफिसर के संज्ञान में लाई गई कि सेटलमेंट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग लास्ट 3 इयर्स 2015-16, 16-17 और 17-18 में मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम था वो वर्किंग एम्प्लॉयज और रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए सेम था, जैसे ₹4,930 इन 2015-16, ₹10,452 इन 2016-17 एंड ₹10,452 इन 2017-18 फॉर पॉलिसी ऑफ ₹3 lakhs। और वहीं 4 लाख की पॉलिसी के लिए प्रीमियम फिक्स किया गया था 2015-16 में ₹6,573, 16-17 में 13,935 और 17-18 में 13,935। और आगे यहाँ इन्होंने लिखा है कि प्रेसिडिंग ऑफिसर के संज्ञान में यह बात भी लाई गई कि सेटलमेंट के प्रोविजंस के अनुसार प्रीमियम रेट्स को एक समान रखा गया था। इस फैक्ट के बावजूद कि बीमा कंपनी के साथ साथ IBA और योजना तैयार करने वाली यूनियनों को पूरी तरह से पता था कि प्रीमियम दरों को निर्धारित करने वाले रिस्क पैरामीटर एम्प्लॉय और रिटायरी के लिए अलग अलग हैं और इस रिस्क के चलते पहले 3 सालों के लिए प्रीमियम रेट्स को यूनिफॉर्म भी रखा गया बाय कैलकुलेटिंग कंबाइंड क्लेम रेशियो फॉर रिटायरीज एंड एम्प्लॉयज। एनुअल रिन्यूअल के लिए सेटलमेंट की कंडीशन के अनुसार IBA ने पहले 3 वर्षों के लिए इंश्योरेंस ब्रोकर KM दस्तूर एंड कंपनी की सेवाएं ली। हालांकि IBA ने चौथे वर्ष 2018-19 से ब्रोकर की सेवाओं को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ इन्होंने लिखा है कि सेटलमेंट की कंडीशन का वायलेशन 2018-19 के प्रीमियम रिन्यूअल से शुरू हुआ क्योंकि इस वर्ष से ही एम्प्लॉय और रिटायरीज के लिए कंबाइंड क्लेम रेशियो कैलकुलेशन बंद कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप 2018-19 में 3 लाख तक के सम अश्योर्ड के लिए रिटायरीज के प्रीमियम में 75% की भारी और असहनीय वृद्धि हुई जो 10,452 रुपए से बढ़कर 18,301 रुपए हो गई, जबकि एम्प्लॉय के प्रीमियम में मात्र 11% की बढ़ोतरी हुई और उनका प्रीमियम 10,452 से बढ़कर 11,613 रखा गया। और रिटायरीज के 4 लाख के सम अश्योर्ड के लिए यही राशि 13,935 से बढ़ाकर 24,400 कर दी गई। वहीं एम्प्लॉयज के लिए इस राशि को मात्र 13,935 से बढ़ाकर
15,483 रखा गया। इसके चलते रिटायरीज को वर्ष 2018-19 में 3 लाख की पॉलिसी के लिए 6,688 रुपीज और 4 लाख की पॉलिसी के लिए 8,917 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ा एज कंपेयर टू वर्किंग एम्प्लॉइज पॉलिसी। जो सेटलमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन 2018-19 में शुरू हुआ वो आगे भी रिन्यूअल में कंटिन्यू रहा और इसका नतीजा ये हुआ कि 2022-23 में 3 लाख की पॉलिसी के लिए रिटायरीज को 15,254 रुपए और 4 लाख की पॉलिसी के लिए 21,314 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा है, इस बदलाव ने रिटायरीज पर असहनीय फाइनेंशियल बर्डन ला दिया है और इस वजह से बड़ी संख्या में रिटायरीज को स्कीम से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य बीमा उनके लिए आवश्यक था, इस वायलेशन के कारण बड़ी संख्या में रिटायरीज, विशेष रूप से वो जो प्रति माह 25,000 रुपए या उससे कम की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और जो ये बढ़ा हुआ प्रीमियम नहीं वहन कर सकते हैं, उन्हें अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया है। यूनिवर्सली सरकार और एक्स एम्प्लॉयर द्वारा अपने रिटायरीज के लिए लिबरल सब्सिडाइज्ड टर्म्स पर स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेटलमेंट की पार्टीज ने पहले तो इस स्कीम को प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर के तहत चलाया, फिर बाद में सेटलमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करते हुए कमर्शियल कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि प्रेसिडिंग ऑफिसर के ध्यान में यह बात भी लाई गई कि यह बहुत ही अजीबोगरीब और आश्चर्यजनक लगता है कि 2018-19 के बाद से कर्मचारियों के लिए प्रीमियम की दरें रिटायरीज की तुलना में लगातार कम हुई है, जबकि एम्प्लॉयज की पॉलिसी कवरेज रिटायरीज की तुलना में ज्यादा है। जैसे एम्प्लॉयज की पॉलिसी स्वयं एम्प्लॉय के साथ साथ स्पाउस, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स को कवर करती है, जबकि रिटायरीज की पॉलिसी सिर्फ रिटायर्ड एम्प्लॉय और उसकी वाइफ को ही कवर करती है। यहां तक कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज के हैंडीकैप चिल्ड्रन को भी इस पॉलिसी में कवर नहीं किया गया है। 2018-19 के बाद से प्रीमियम फिक्सेशन के पूरे पैटर्न से बैंक मैनेजमेंट को लाभ हुआ है, जहां रिटायरीज को वर्किंग एम्प्लॉयज की तुलना में बहुत अधिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। यह कुछ इस प्रकार है: लोअर प्रीमियम, बेटर बेनिफिट इन एम्प्लॉय पॉलिसी एंड हायर प्रीमियम और लोअर बेनिफिट फॉर रिटायरीज। आगे यहाँ इन्होंने 25 मई 2015 के सेटलमेंट का रेफरेंस देते हुए बताया है कि उस सेटलमेंट में डोमेस्टिक ट्रीटमेंट के लिए 100% रिइंबर्समेंट का प्रोविजन रखा गया था और इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन को रिटायरीज के लिए भी एक्सटेंड किया गया था, जिससे उनको भी एम्प्लॉयज के बराबर डोमेस्टिक ट्रीटमेंट की रिइंबर्समेंट फैसिलिटी मिल सके। लेकिन सेटलमेंट की कंडीशन को वायलेट करते हुए रिटायरीज को इस स्कीम से जुड़ने के लिए ऑप्शन दिया गया, वो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने के बाद और सिर्फ 10% की लिमिट तक। आजकल आश्चर्यजनक रूप से इस सब लिमिट का प्रीमियम सम अश्योर्ड से अधिक लिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति ना कहीं देखी है और ना कहीं सुनी है। आगे इन्होंने लिखा है, यदि कोई रिटायर्ड पर्सन इस सुविधा का लाभ उठाने के बारे में सोचता है तो उसे अधिक प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ता है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एज पर सेटलमेंट टर्म्स एंड कंडीशन कॉर्पोरेट ऑफर का लाभ रिटायरीज तक नहीं पहुंच रहा है। अबव पॉइंट्स के ओरल सबमिशन के बाद AIBRF ने दिनांक 17 दिसंबर 2022 के रीजॉइंडर प्रेसिडिंग ऑफिसर के कंसिडरेशन के लिए सबमिट किया, जिसमें ये सब बातें लिखी हुई थी। तो आगे इन्होंने IBA DFS द्वारा दिए गए जवाब के बारे में बताया है। IBA रिप्रेजेंटेटिव द्वारा 4 फरवरी 2023 को प्रेसिडिंग ऑफिसर को एक लेटर सबमिट किया गया है, जिसमें प्रेसिडिंग ऑफिसर का ध्यान इन बातों पर आकर्षित किया गया है। तो सबसे पहले पॉइंट में IBA ने साफ मना कर दिया है कि उनके पास बैंक से कोई मैंडेट नहीं है कि वो रिटायरीज एसोसिएशन से नेगोशिएशन या डिस्कशन करे। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि ये स्कीम रिटायरीज के लिए ऑप्शनली बढ़ा दी गई थी सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ प्रीमियम। फिर IBA ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस देते हुए कहा है कि उस जजमेंट के पॉइंट्स को भी यहाँ रेफर किया जा सकता है। आगे IBA ने कहा है कि सेटलमेंट में AIBRF कोई सिग्नेटरी बॉडी नहीं है और सेटलमेंट IBA और UFB के बीच हुआ है। ऐसे में AIBRF का IBA से डिस्कशन का कोई अधिकार नहीं है। इन पॉइंट के बेसिस पे IBA ने CLC से इस मैटर को क्लोज करने के लिए कहा है। IBA के जवाब पर AIBRF की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार रही। IBA के जवाब में यहाँ इन्होंने लिखा है कि ये स्पष्ट है कि 25 मई 2015 के सेटलमेंट में 3 पार्टीज थी। एक IBA जो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा था, दूसरा यूनियन जो एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रही थी और तीसरा रिटायरीज एज अ बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम। स्कीम के तहत रिटायरीज को कुछ लाभ और अधिकार प्रदान किए गए हैं। स्कीम के अंडर आने वाले रिटायरीज की संख्या अधिक है। उन्होंने देश के कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से खुद को संगठित किया है और इसलिए वो अपनी बात यहाँ रख सकते हैं और IBA के साथ इस मुद्दे पर डिस्कस कर सकते हैं। आगे इन्होंने लिखा है, ग्रुप मेडिकल स्कीम बनाने के लिए IBA को पहले से ही मैंडेट दिया गया है और उसी के तहत इससे संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए IBA ही जवाबदेही है और इसलिए IBA का यह कहना कहाँ तक सही है कि पहले से बनी हुई योजना से जुड़े रिटायरीज की शिकायतों पर विचार करने के लिए उन्हें अलग से मैंडेट चाहिए। क्या बेनिफिशियरीज के लिए शिकायत निवारण के सभी दरवाजे बंद करना है और उन्हें अदालत के लिए कहना कानूनी रूप से और राज्य की नीति के अनुरूप होगा?
प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ध्यान में यह बात भी लाई गई थी कि 2009 में लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय समिति द्वारा उचित शिकायत निवारण फोरम की आवश्यकता को पहचाना और सराहा गया और आईबीए को बैंकिंग उद्योग में शिकायत निवारण फोरम स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि मुद्दों का समाधान बातचीत से किया जा सके, और उसी बात को अब आईबीए रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। आईबीए के लिए इस स्तर पर यह कहना कहां तक उचित है कि दिस स्कीम इज ऑप्शनल फॉर रिटायरीज। दूसरे शब्दों में आईबीए का यह कहना है कि या तो रिटायरीज आईबीए ने जो प्रीमियम फाइनल किया है उसको माने, नहीं तो इस स्कीम को भूल जाएं। 2015 में जब ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आई तो बहुत से रिटायरीज ने इसको ऑप्ट किया, लेकिन 3 साल बाद अचानक मनमाने ढंग से प्रीमियम की बढ़ोतरी की गई और उसके बाद ये कहना कि ये ऑप्शनल है रिटायरीज के लिए बहुत कठोर और चुनौती वाली स्थिति है। इस पर्टिकुलर स्थिति और स्तर पर रिटायरीज के लिए ऑप्शन का कोई ऑप्शन नहीं बचा है और आईबीए की इन हरकतों से रिटायरीज और देश के सीनियर सिटीजन बहुत आहत हुए हैं। लास्टली प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने पूछा कि वो यूनियंस जो सेटलमेंट में पार्टीज थे रिटायरीज के ग्रीवेंसेस को क्यों नहीं उठा रहे हैं और क्यों एआईबीआरएफ इसके निवारण के लिए उनसे संपर्क नहीं कर रहा है। इसके जवाब में एआईबीआरएफ ने कहा कि हम समय समय पर रिटायरीज की शिकायत के समाधान के साथ साथ योजना में सुधार के लिए यूनियनों से संपर्क कर रहे हैं और आगे इन्होंने कहा है कि एआईबीएफ एक स्वतंत्र संगठन है और मेंबर्स के प्रति उनकी भी जिम्मेदारी है, इसलिए इस मुद्दे के समाधान के लिए वे हर संभव कदम उठा रहे हैं और यही कारण है कि आज हम आईबीए से इस मैटर में डिस्कशन कर रहे हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीएलसी ने आईबीए की इस मैटर को क्लोज करने वाली रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और साथ ही आईबीए और डीएफएस को एआईबीआरएफ द्वारा उठाए गए पॉइंट्स पर रिटर्न में रिस्पांस देने का इंस्ट्रक्शन दिया और मैटर पे नेक्स्ट मीटिंग डेट 13 फरवरी 2023 फिक्स की गई। लास्ट में इन्होंने लिखा है कि इस मीटिंग की कंप्लीट प्रोसीडिंग डिटेल यहाँ बताया गया है ताकि सारे मेंबर इस मैटर से अवगत हो सकें। तो दोस्तों इस लेटर से यही प्रतीत हो रहा है कि एआईबीआरएफ बढ़े हुए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को रिवाइज कराने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं उनका यह प्रयास कहां तक सफल होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों हम हमारे इस चैनल पे इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आप भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जुड़े रहना चाहते हैं तो आज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।